हाँ जी, डिफेंस प्रोडक्शन जाने से पहले मैं जल्दी से बताऊं कि 69 के बाद ही, इससे पहले बल्कि एक एक्सपेरिमेंट के सिलसिले में हमें एक बहुत उम्दा चीज़ मिल गई अमेरिका से ही, जिसको हम ट्रैकिंग रेडार कहते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में रेडार्स की कमी नहीं थी हमारी डिफेंस में, लेकिन वो हैं जिन्हें सर्वेलेंस रेडार कहते हैं। जो डिश ऐसे डिश नहीं होती, वो एक जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, वो ऐसे घूमता है और उससे आपको पता चलता रहता है कि जहाज़ इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, लैंड कर रहा है। लेकिन एक होता है डिश आई की तरह, अच्छा। जैसे वो लॉक इन कर लेता है और फिर वो टारगेट को फॉलो करता है। 60s के अंदर पाकिस्तान में ऐसा कोई रेडार नहीं था, लेकिन सुपार्को ने वो रेडार हासिल किया और उसको हम अपने तजर्बात के लिए, ये अमेरिकन रेडार था, इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हीं दिनों आपको याद है कि 71 में इंडो पाकिस्तान वॉर शुरू हो गई थी और उसका नेवी के ऊपर अटैक्स हुए थे। तो नेवी ने उसकी तैयारी के लिए वो रेडार इटली से ले रहे थे, सेलिनिया से रेडार्स। तो हमने ऑफ़र की कि वो जो हमारे पास ट्रैकिंग रेडार था वो मनोरा में हमने लगा दिया। सलीम महमूद उसके इंचार्ज थे और उससे आप ज़मीन की गोलाई ओवर द होराइज़न देख सकते थे शिप्स को, यानी ट्रैकिंग रेंज बढ़ गई थी। इसके से नेवी के साथ हमारी बातचीत शुरू हो गई। उनके बंदों को हमने ट्रेनिंग कोर्सेज दिए, तो नेवी के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए। अच्छा। और 71 में आपको याद है कि हिंदुस्तान ने रूस की ओसा मिसाइल बोट्स से कराची पे अटैक किया था, हमारे 2 जहाज़ गर्क कर दिए थे। तो उस सिलसिले में डर ये था कि अगर दोबारा अटैक हुआ तो हमारे कई जहाज़ गर्क हो जाएंगे। तो सलीम ने एक उसका हल ढूंढा। 2 दिन के अंदर कराची शिपयार्ड के अंदर हमने डमी रेडार रिफ्लेक्टर्स बनाए, 5-6 फुट के गोले स्टील के। अच्छा। और ये फिशिंग बोट्स के ऊपर खींच के कराची हार्बर के अंदर, अब अगर मिसाइल बोट्स आती तो ना सिर्फ शिप्स उनको नज़र आते, बल्कि ये तकरीबन जो रेडार रिफ्लेक्टर्स लगाए थे तो उससे वो उनको ये नहीं पता लगेगा आपके कौन सा शिप है और कौन सा डमी है। लेकिन इसके बाद अब पता नहीं कि वो अटैक आया या नहीं आया, लेकिन यानी कराची पे फिर दोबारा अटैक नहीं हुआ। तो इसको नेवी ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने अब इसका डिफेंस बाद में कई साल बाद चुननी थी, तो नेवी के पास सी किंग हेलीकॉप्टर्स थे। उन्होंने कहा उसके ऊपर हमने मिसाइल लगाने हैं, और मिसाइल्स की नॉलेज उस वक्त सुपार्को के पास ही थी। तो मुझे और सलीम महमूद को नेवी ने भेजा कि इटली में और फ्रांस में हमारे अपने ट्रायल्स देखें और बताएं कि कौन सा मिसाइल मौजू होगा इस काम के लिए। ताज्जुब की बात है कि कोई नेवल ऑफिसर साथ नहीं उन्होंने दिया। इतना कॉन्फिडेंस सुपार्को ने हासिल कर लिया था। आप सोचें कि हमें नेवी ने अपने खर्च पर भेजा कि ये चुना, और हमने रिपोर्ट दी एक्सोसेट, जो कि बाद में नेवी ने ख़रीदी, और वो ज़बरदस्त वेपन सिस्टम था। अब इंडियंस की हिम्मत नहीं हो सकती कि कराची के करीब भी आए। सो ये हमारा डिफेंस के साथ ताल्लुक। इसके बाद आपको याद होगा कि मिस्र की और इज़राइल और सीरिया की सुएज़ जंग हुई 1973 में, जिसमें कि मिस्र ने वो वापस ले लिया था सुएज़। उससे फ़ौरन 1 महीने के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी तेज़ी दिखाई। उन्होंने एक डिफेंस डेलीगेशन भेजा कि सीखें कि मिस्रियों ने कैसे इज़राइल की एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज़ किया, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस कैसी थी। तो उसमें उन्होंने मुझे, हालांकि मैं सिविलियन था, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी था सुपार्को का, शामिल कर लिया, क्योंकि फिर इस किस्म की एंटी एयरक्राफ्ट की नॉलेज मिसाइल्स की वजह से अच्छी नॉलेज सुपार्को के पास थी। सो वो भी हमारा बड़ा कामयाब दौरा रहा। उसकी बुनियाद पे जब डिफेंस प्रोडक्शन, भुट्टो साहब जब आए वज़ीर आज़म बन के, तो आपको याद होगा लीबिया से गद्दाफ़ी साहब तशरीफ़ लाए थे, जनरल गद्दाफ़ी, और लाहौर स्टेडियम में बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई थी। और ये तय हुआ था
कि लीबिया पैसा देगा और पाकिस्तान विल बी मेड द आर्सेनल ऑफ इस्लाम। तो उस वक्त फिर डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन को मज़ीद ताकत दी गई थी और उस वक्त फिर उन्होंने मुझे सुपारकोफ से बुलवा लिया एज जॉइंट सेक्रेटरी और फिर मेरे आइंदा कितने 14 साल डिफेंस प्रोडक्शन के साथ ही गुज़रे।